कैमरा कहना बोल रहा है। अरे यार साइलेंट कर लिए पढ़ावा हम कर में नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत सर एक बार फिर हम आपको इस डबल ए एकेडमी के चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं अब तक कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण है उसमें हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग को आज कहाँ से अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो आज हम बात करेंगे, उसमें पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके थे कुछ इस तरीके से टॉपिक कि समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। समचक्रीय ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें केवल कार्बन के श्रृंखला पाए जाते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्रीय यौगिक ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन की श्रृंखला के साथ साथ में कोई अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। उसे हम लोग विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आपको बता दिए थे विषम चक्रीय यौगिक के बाद एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं? ठीक, तो ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन के श्रृंखला उपस्थित होते हैं और जिसमें केवल एकल बंधु उपस्थित होते हैं, वे एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने एरोमेटिक यौगिक के बारे में बात किए थे कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम 6 कार्बन उपस्थित होते हैं, जिसमें कम से कम 6 कार्बन उपस्थित होते हैं और वे 6 कार्बन एक दूसरे से सिंगल एवं डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं। हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानेंगे। एरोमेटिक यौगिक में एक हमारा आ गया एग्जांपल बेंजीन, यानी कि C6H6। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को। एलिफैटिक यौगिक के बारे में बात हुई थी। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसको जलाने पर सफेद धुएं के साथ जलता है, उसे एलिफैटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। एलिफैटिक यौगिक में कौन कौन से हैं? तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और एस्टोन, एथेन, ये सब क्या है। हम एक सेक्शन के बारे में बात किए थे कि जो हमारे पास एक यौगिक होते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसे जलाने पर यह काले धुएं के साथ जलते हैं, लेकिन ये एलिफैटिक यौगिक होते हुए भी ये काले धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? तो कुछ निश्चित परमाणु या परमाणु के समूह, कुछ निश्चित परमाणु या परमाणु के समूह जो अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। आगे फिर हम लोग बात किए थे उस दिन कि एल्किल समूह क्या होते हैं। तो क्रियात्मक समूह से जो समूह जुड़े होते हैं उस समूह कहते हैं क्या चीज? एल्किल ग्रुप पर। यानी हम कह सकते हैं कि एक एल्केन होता है। अभी हम लोग जस्ट बात करने वाले हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन पर। और हम लोग जानेंगे कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन का जब प्रतिस्थापन होता है तो हमें एल्किल ग्रुप प्राप्त होते हैं। इस टॉपिक को हमने क्लास 10 में भी पढ़ रखा है पहले से ही। तो आगे हम बात करेंगे एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1। यानी इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है कार्बन के दोगुना से एक अधिक होते हैं, यह एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। एल्किल को हम R से प्रदर्शित करते हैं, जो पिछले टॉपिक में बताया जा चुका है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? मेथिल है, एथिल है और प्रोपिल है और ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऐसे ऑक्टिल, नॉन इल, डेकिल, अनडेकिल, इस तरीके से हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में ROH, यानी एल्किल समूह और एक एल्कोहल ग्रुप है। जैसे हमने कह दिया RCOOH, तो अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसमें एक R जो है वह एल्किल ग्रुप है, एक इसमें जो R है वह एल्किल ग्रुप है, और जो COOH जो है वह एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एल्कीन। तो चलिए, एल्कीन पर बात करने से पहले हम आपको बता देंगे कि एल्केन क्या होते हैं, फिर इसके बाद तब हम आएंगे एल्कीन पर। ठीक है। चलिए ठीक है, आइए एल्केन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे एल्केन क्या होता है। यानी कि एल्केन एल्केन क्या होते हैं। ठीक है। एल्केन एल्केन क्या होता है? चलिए देखिए, तो
कहते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होते हैं, एकल बंध उपस्थित होते हैं, ठीक, एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ठीक, सिंपल बात है कि जब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? चलिए इसके एग्जाम्पल, इसके पहले हम लोग सामान्य सूत्र देखेंगे। इस सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र की अगर हम लोग बात करेंगे, इसके सामान्य सूत्र क्या होते हैं, तो लिखा जाएगा CnH2n+2, यानी कि एल्केन जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वह कार्बन के दोगुने से 2 अधिक होती है। उसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वह कार्बन के दोगुने से 2 अधिक होती है। यानी हम कह सकते हैं एल्केन क्या होता है? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है, एल्केन कहलाते हैं। और हम एक बात और कह सकते हैं कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वह कार्बन के दोगुने से 2 अधिक होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केन। और एल्केन को RH से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित करते हैं। R जहां पे है एल्किल ग्रुप और H जब उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एल्केन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे, एल्केन के अगर एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो सामान्य सूत्र के आधार पर हम लोग रखेंगे CnH2n+2। ठीक, जब हम एक बात रखें कि n के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो मिलेगा आपको C, और 1 लगाएं या ना लगाएं तो उसको हम 1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपके पास C1, और यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 2 4, यानी CH4। एक कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए N, नाम हो जाएगा मेथेन। हमने आपको एक बात बता दिया, यहाँ पर एक बात यहाँ पर बता देंगे कि जब एल्केन के नाम के अंत में जब कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसके नाम के अंत में इसके अनुलग्न के रूप में हम एन का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं? एन। क्या लगाते हैं? एन लगाया जाता है। अंत में क्या जोड़ते हैं? एन ऐड करते हैं। ठीक है, अंत में एन ऐड करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कार्बन की संख्या को देखा, इस यौगिक में कार्बन संख्या क्या है? 1 है। 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1 के लिए हो जाएंगे क्या चीज है? 1 के लिए हो जाएंगे मेथ, और अंत में हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? देख रहे हैं आप, जैसे एन। ठीक, अच्छा, और भी एग्जाम्पल कुछ है, जैसे हमने ले रखा है पहले से ही, जैसे सी एन की जगह 2 रखो, C2, यहाँ पर रखो 2, 2 2 4 2 6, यानी C2H6। अच्छा, कितने कार्बन है? 2 है, तो कार्बन संख्या कितना हो गया? 2। और आपको मालूम है कि एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। एल्केन के जितने भी सदस्य होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, जितने भी सदस्य होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड लगाया जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एल्केन जो होता है, एल्केन आप यहां से भी देख सकते हैं, एल का मतलब कार्बन की संख्या, एन लगाया गया है कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है तब के लिए। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड लगेगा तो एन लगाना ही होगा। यह हमारा एल्केन का प्रथम सदस्य है, इसका नाम है, एक कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो जाएगा मेथेन। और जब हम इसी सूत्र में n के स्थान पे जब 2 लेकर चलेंगे तो हो जाएगा C2, और 2 2 4 2 6, यानी
2 2 4 2 6 C2H6 हो जाएंगे। तो एथेन इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, आप बैठे रहिए शांतिपूर्वक, बस देखते जाइए, आसानी से आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं। कार्बन को 2 ऐसे हम विस्तार कर लेंगे और आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन की संख्या जब कार्बन के दोगुना से 2 अधिक है तो सूत्र चला जाएगा एल्केन का। तो एल्केन में हम कहेंगे, पहले तो एक काम करना पड़ेगा, इसके सूत्र से पता चल जाएगा, इसके सूत्र से पता चल जाएंगे कि ये एल्केन के सदस्य हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के पहले दोगुना कर लो तो 2 दुना के 4 हो जाएंगे और 2 अधिक है तो एल्केन के सदस्य हो गए। जब एल्केन के सदस्य हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में लगेगा कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होते हैं। हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन के दोगुना से 2 अधिक है, यानी एल्केन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना जरूरी होगा। और आपको मालूम है जब कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड है और अन्य में कितने, अन्य 2 ही हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है, तो आधा आधा तो बटेगा ही, आधा आधा बटेगा, तो यहाँ पर हम सिंगल 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 बॉन्ड करके हाइड्रोजन को लगा सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लगा सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक, अच्छा, आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 ले लीजिए। तो कार्बन की संख्या 3 जब लेंगे तो क्या होगा? एन के स्थान जब 3 रखेंगे C3 और मिल जाएंगे 3 2 जा 6 2 8, यानी हो जाएंगे 3 2 जा 6 और 2 8, यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि कार्बन कितने हो गए? 3 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो कार्बन 3 है तो 3 के लिए क्या आ जाएगा? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएंगे? एन, नाम हो जाएंगे प्रोपेन। अगर हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर बना के देख लिया जाए। कार्बन 3 ठो है, ठीक, और हाइड्रोजन संख्या कार्बन के दोगुना से 2 अधिक है, यानी एल्केन। तो एल्केन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनते हैं। और हम कहेंगे कि लास्ट वाले कार्बन पे तो हमें 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा और बीच वाले कार्बन पे 2 ठो। आप ऐसे ही देखिएगा कि यह कार्बन पर 3 बॉन्ड सिंगल बने हुए हैं, यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पर इस कार्बन पे 2 बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में इस कार्बन पे जो 2 बॉन्ड है, इसके इधर और इधर, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में कार्बन को बैलेंस कर रहे हैं, 2 बॉन्ड सिंगल बच रहे हैं, तो यानी हम हाइड्रोजन यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हम लिख पाएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को हम आसानी से समझ पाएंगे, बहुत आसान और सिंपल। कार्बन कितने हैं? 3 है, सिंगल बॉन्ड लगा दो और हाइड्रोजन की संख्या भी क्या कर दीजिए? यहाँ पर लिख दीजिएगा और आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, कार्बन कितने हैं? इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो आप इसको H3 क्या लिख सकते हैं? H3 कर सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से 3 कार्बन के लिए हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो जाएगा प्रोपेन, नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, चलिए आगे देखिए, तो थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। C4 और H10 हो जाएंगे और जब n का मान रखेंगे 4 तो हो जाएगा C4 और 4 2 8 2 10 हो जाएंगे। 4 कार्बन के लिए सिंगल 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 बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। लास्ट में आप हर हालत में 3, लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तब की बात है। और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन हम लगाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है 3 हाइड्रोजन? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और एक ही जब सिंगल बॉन्ड हो तो अन्य, और एल्केन की बात हो, एल्केन की बात हो तो उस कार्बन पे हर समय एक सिंगल बॉन्ड ही लगेंगे। तो सिंगल बॉन्ड लगेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड लगा है तो अन्य 3 अन्य बॉन्ड भी हमारे सिंगल ही होंगे। और यहाँ पर हम लगाएंगे क्या चीजें? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऊपर नीचे भी हम हाइड्रोजन लगाएंगे। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से काम कैसे चल रहा है? क्योंकि इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो 2 सिंगल बॉन्ड तो बन चुके हैं और 2 सिंगल बॉन्ड हम हाइड्रोजन से बना लेंगे तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। और हमने पहले आपको बता रखा है कि कार्बन पे 4 बॉन्ड ही बनते हैं, चाहे तो 4 सिंगल बॉन्ड हो, चाहे 2 डबल बॉन्ड हो, या एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल हो, चाहे एक डबल बॉन्ड हो 2 सिंगल बॉन्ड हो। इस तरीके से कार्बन पे बंध बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख पाएंगे, लास्ट वाले कार्बन को और प्रथम वाले कार्बन को लिखा जाएगा CH3 और यहाँ पे लिख देंगे
यहाँ आप लिख देंगे बीच वाले में CH2 और CH3। 4 कार्बन के लिए हो रहे हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा N, नाम हो जाएगा ब्यूटेन, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और अगर हम लेना चाहते हैं कार्बन 5 के लिए एग्जांपल तो मिल जाएगा C5, और हाइड्रोजन की संख्या जो होगी इसके दोगुने से 2 अधिक होगी तो हो जाएगा कितना 12, C5S12 हो जाएंगे। तब इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, नाम हो जाएंगे पेंटेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर पेंटेन, पेंटेन के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कितने कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन पेंटेन। हमें बात करेंगे कि पेंटेन में कितने कार्बन हैं, तो पेंटेन में 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, और हमें मालूम है कि पेंटेन के लिए N लगाया गया है, यदि एल्केन का सदस्य है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाए जाएंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड लगेंगे तो आप देख पाएंगे कि अंतिम वाले कार्बन पे हम एक बात लगा सकते हैं या एक बॉन्ड लगा सकते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल, और इसको हम हाइड्रोजन के माध्यम से भर देंगे। आप ऐसा ना सोचिए क्या सिंगल बॉन्ड है तो आपके बीच में हम लोग हाइड्रोजन रख देंगे, हाइड्रोजन भी रख सकते हैं और सिंगल बॉन्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के माध्यम से इसको जोड़ देंगे, और आप कहीं भी देख रहे हैं तो आप सिंगल बॉन्ड ही देख रहे हैं, और यहाँ पे हर एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन लिख दीजिए। इसी का एक अन्य एग्जांपल है, लिख सकते हैं क्या चीज, CH3 हो जाएगा आपका CH3, क्या हो जाएंगे CH3, और यहाँ पे CH2 यानी CH2 बन जाएंगे, फिर एक बार हो जाएंगे CH2 हो जाएंगे, फिर एक बार CH2 हो जाएंगे, फिर एक बार लास्ट में CH3 यानी हो जाएगा CH3। तो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन की जो संख्या है वह है कितने, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, नाम हो जाएगा पेंटेन, नाम क्या हो जाएंगे पेंटेन। और इसी स्ट्रक्चर को हम अन्य तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा स्टूडेंट लोग, माय फ्रेंड लोग, एक बार फिर देख लीजिएगा। देखिएगा 5 कार्बन है, इसी को हम इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, इस तरीके से भी ड्रा किया जा सकता है। इसमें हमेशा अंतिम वाला पर CH3 मानते हैं और बीच वाले पर CH2 मानते हैं, यहाँ पर भी CH2 मानते हैं, यहाँ भी CH2 मानेंगे, और लास्ट वाला पर CH3। इसका नाम वही होगा जिसका नाम है पेंटेन। क्या नाम है, पेंटेन है इसका नाम, ठीक है ना, इसका नाम भी क्या है पेंटेन है। इस तरीके से भी हमने स्ट्रक्चर को ड्रा कर देंगे हम लोग। और इसमें अगर कोई कहीं पे इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए हैं तो आप सोचिएगा 1 2 3 4 ऐसे करके कार्बन संख्या को ड्रा कर लेंगे, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7। तो हम कहेंगे लास्ट में CH3 है, लास्ट में CH3 है और बीच में CH2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, नाम हो जाएंगे हेप्टेन, नाम क्या हो जाएंगे हेप्टेन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और भी एग्जांपल हम कहेंगे डेकेन के लिए कोई स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, तो क्या होगा, डेकेन के लिए स्ट्रक्चर ड्रा करना है, डेक एन के लिए, ठीक। अब जानो डेक मतलब कार्बन संख्या 10 होगा और हाइड्रोजन संख्या कितने होंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या हम आपको बता देते हैं कि कार्बन की संख्या के दोगुना से 2 अधिक होते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे कितना, 10 9 के 20 2 22, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार काउंटिंग कर लेते हैं कार्बन की कि सही बना कि नहीं, 1 2, चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार कार्बन की काउंटिंग करने के लिए कलर को चेंज कर लें, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और आपको मालूम है कि इसके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे, और लास्ट में तो बनेगा CH3, लास्ट में क्या होगा CH3, और यहाँ पर भी लास्ट में होंगे CH3, बीच में भरे जाएंगे CH2 CH2 CH2।
CH2। कार्बन कितने हो गए 10, 10 के लिए डेक और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नाम हो गया डेकेन, नाम हो गया क्या चीज डेकेन। स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा तो इस तरीके से आप इतना बनाइए जिसमें 10 लोग आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नहीं होगा बल्कि हो जाएगा। तो अंतिम प्राथमिक और अंतिम सिरे पर हम CH3 मानेंगे और बीच बीच में CH2 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 और CH2 मानकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग बात कर लेते हैं एल्कीन के बारे में, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, एकल नहीं डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी कि बीच द्विबंध लिख सकते हैं, द्विबंध उपस्थित होते हैं, द्विबंध उपस्थित होते हैं, द्विबंध उपस्थित होते हैं, ठीक, द्विबंध उपस्थित होते हैं ठीक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है, एल्कीन कहलाते हैं। या वे एल्कीन होते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, ठीक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। अच्छा, इसके जो सामान्य सूत्र होते हैं, इसके सामान्य जो सूत्र होते हैं, इसके सामान्य सूत्र जो होते हैं आपको मालूम होगा 10वीं में पढ़े होंगे, यानी कि हाइड्रोजन की जो संख्या होती है और कार्बन की 2 होती है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अच्छा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं और ऐसा नहीं कि हम पूरा हर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे तभी होगा, नहीं नहीं, उस यौगिक में अन्य हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के यौगिक में यानी कि एल्कीन जो होते हैं इसमें किसी 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड का उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा एल्कीन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कार्बन के लिए नहीं बनते हैं, मतलब क्या होता है कि कार्बन एक के लिए यौगिक नहीं बनाते हैं, कार्बन एक के लिए यौगिक जो है वह नहीं बनाते हैं, यौगिक क्या करते हैं, यौगिक नहीं बनाते हैं, यौगिक नहीं बनता है, ठीक, कार्बन एक के लिए यौगिक नहीं बनते हैं। अच्छा, और एल्कीन जो होते हैं वह केवल कम से कम 2 कार्बन का होना आवश्यक है, एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन का होना आवश्यक है। इसमें हम कह सकते हैं इसमें कम से कम 2 कार्बन कम से कम 2 कार्बन का होना 2 कार्बन का होना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है, 2 कार्बन का होना आवश्यक है, ठीक। इसके एग्जाम्पल थोड़ा आइए देखते हैं हम लोग। आपको सूत्र मिल गया है, क्या चीजें, CnH2n होता है इसका, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं और इसमें लग जाते हैं क्या चीज है, नाम के अंत में इन, क्या लग जाते हैं, इन। जैसे हम कहते हैं कि यह है एल्कीन, क्या है, एल्कीन, ठीक। एल्क किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्क प्रदर्शित करते हैं किसको, कार्बन की संख्या को, इन किसको प्रदर्शित करते हैं, डबल बॉन्ड को, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि कार्बन एक जो होते हैं वह लागू नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हम जब लेकर चलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से। चलिए, n बराबर जब 2 रखेंगे तब क्या होगा, n बराबर जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2 और यहाँ पर हो जाएगा 4, C2H4। कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए कार्बन, ठीक। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो हो जाएगा कितना,
दो दो हाइड्रोजन पर डिवाइड कर लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। कार्बन कितने हैं? 2 है। तो कार्बन के लिए यहाँ पे लिख देंगे। और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रख देंगे। तो हम इसलिए यह कह देंगे कि कार्बन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। इससे पता चला कि ये एल्कीन का सदस्य है। कौन सदस्य है? एल्कीन का है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन के दुगना होती है, तो एल्कीन का सदस्य हो गया। तो कार्बन 2 ठो और एल्कीन का सदस्य होने के कारण कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन टोटल 4 है, 2 ही कार्बन है, आधा आधा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कहीं कहीं इसको ऐसे लिख रहा है कि H2C डबल बॉन्ड CH2। इसका अर्थ है यही है सेम। कहीं कहीं आपको लिख कर दिखा देगा CH2 CH2। इसका मतलब वही है, हमको तब मानना पड़ेगा इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है, और या तो कहीं डबल बॉन्ड के द्वारा ही दिखा दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या हो गया? इन नाम हो जाएगा एथीन। नाम क्या हो जाएंगे? एथीन। अगला एग्जाम्पल जो होगा, हम अगर बात करेंगे CnH2n पर ही अगर बात करेंगे, यानी इन पर ही बात करेंगे, एल्किन पर बात करेंगे, तो उस समय आपका जो एग्जाम्पल सेकेंड होगा, n बराबर 3 C3 हो जाएगा और H हो जाएंगे कितना? 6, यानी कि 6 हो जाएंगे। यानी कार्बन कितने हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन कितने? 6 हैं। तो 1 2 3, 3 कार्बन है भाई, 3 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में, इन 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगाना जरूरी है। इन 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ आप लगा लो क्या चीज? एक डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल। अब बताओ कितना कितना हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे पुट करें कि कार्बन की वैलेंसी पूरा हो सके। तो हम यह कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, तो जब बताओ एक कार्बन जब एक डबल बॉन्ड हो और अन्य कोई बॉन्ड ना हो, तो वहां पर 2 सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं। और हाँ, डबल बॉन्ड अब तब बनेगा जब इसके आसपास कोई अन्य कार्बन होगा, तब इसकी संभावना है डबल बॉन्ड बनाने की। अन्यथा अन्य किसी अन्य परमाणु से जब जुड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोग देख सकते हैं आगे कि इस पर अगर हाइड्रोजन ही अगर जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन इधर से जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इन 3 बॉन्ड इस पर बन सकते हैं। अब देखिएगा कार्बन की जो वैलेंसी है, इसके बीच में जब डबल बॉन्ड आ गया, 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाना पड़ा है और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना पड़ा है। अब इससे ज्यादा हाइड्रोजन मत लगाइएगा, आप अगर लगाएंगे एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे जो गलत हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड के माध्यम से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, एक छोटी सी बात हम और आपको बता देते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 नहीं, CH ही केवल है और डबल बॉन्ड है CH फिर 2 है। आप कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर सकते हैं, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड। ठीक। अच्छा, और एक बात देखिएगा, कार्बन कितने हैं? टोटल 3 है, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3 4 5 6, 3 2 5 1 6। अच्छा, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में यदि किसी कार्बनिक यौगिक में हम अगर बात कर लें, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में अगर डबल बॉन्ड भी हो, सिंगल बॉन्ड भी हो, तो हम कार्बन की काउंटिंग उस दिशा से करते हैं जिसे डबल बॉन्ड नजदीक हो। 1 2 3, तो इसमें कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या हो जाएंगे? प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएंगे? एन। नाम हो जाएगा प्रोपेन। अच्छा, आगे थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। C4 और H8, C4H8 हो गया, 1 2 3 4, और इसमें एक ठो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ये 2 तरीके से बन सकता है। एक बार डबल बॉन्ड प्राथमिक कार्बन लगे हों, या इधर से प्राथमिक कार्बन अगर मान लेते हैं इधर डबल बॉन्ड लग गया, तब तो कार्बन की जो काउंटिंग है इधर लग गया। और यदि ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड इधर लग जाए, या तो ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड बीच में लग जाए, या तो पहला नंबर पे, या तो दूसरा नंबर पे, या तो तीसरा नंबर पे। तो तीसरा नंबर पे लगेगा तब उसमें क्या होगा सुनिएगा। तो उसमें हम एक बात सोचेंगे, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड लगाइए, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड लगाइए। चलिए, बाकी जगह हम लोग सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। फर्स्ट आई विल सिलेक्ट रेड कलर, आफ्टर देन
नो कंफ्यूजिंग। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे उस समय कि कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ द कार्बन 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और कार्बन की काउंटिंग उस दिशा से होती है यदि किसी कार्बनिक यौगिक, ये रूल है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो इसमें कार्बन की काउंटिंग जो की जाती है वह एक रूल के माध्यम से होती है। अगर केवल सभी एकल बॉन्ड है और अन्य कोई बॉन्ड नहीं है तो आप राइट साइड से या लेफ्ट साइड से किसी दिशा से कर सकते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड उपस्थित है तो कार्बन की काउंटिंग उधर से करनी चाहिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम मिले या डबल बॉन्ड नजदीक हो। और डबल और ट्रिपल दोनों हैं और दोनों ओर अगर एक राइट साइड में लेफ्ट साइड है तो हमको वरीयता डबल बॉन्ड को देनी चाहिए। हाँ, रेयर केस में होता है कि ट्रिपल बॉन्ड को अंक कम तब मिलता है जब डबल बॉन्ड को भी उस दौरान अंक कम मिलते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए हो गया क्या चीज, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए इन, तो हम लगा देंगे इन, नाम हो गया ब्यूटीन, चाहे कह सकते हैं ब्यूट 1 नंबर पे इन है। इसमें कार्बन काउंटिंग इधर से भी की जा सकती है, इधर से भी की जा सकती है, आप किसी भी दिशा से कर सकते हैं कार्बन की काउंटिंग। कार्बन की काउंटिंग इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमें कार्बन की संख्या पता चल जाए और और इसका नाम सही सही पता प्राप्त हो सके, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 4 है, 4 के लिए ब्यूट हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन, लेकिन कितना नंबर पे है इन, 1 नंबर पे होता तो हम लिख भी सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर पे जब है तो आप 2 इन करेंगे या फिर 2 इन लिखेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी वैलेंसी अगर करना है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बांड हो चुके हैं तो एक ही हाइड्रोजन, 3 बांड हो चुके हैं तो एक ही हाइड्रोजन, एक बांड है तो यहाँ पे H3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और हम अगर सोच रहे हैं कि इसका नामकरण करना है तो नामकरण हम लोग कर दें, ब्यूट 2 नंबर पे इन है। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कार्बन की जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस दिशा से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो हम डबल बॉन्ड को देख रहे हैं कि 2 नंबर पे भी है, 3 नंबर पे है, तो किस पर माना जाएगा, तो जिस दिशा से हम लोग चलते हैं ना उसी दिशा के प्राथमिक कार्बन पर हम लोग मान लेते हैं। जैसे हमको कार्बन की काउंटिंग इस दिशा से करना है, राइट टू लेफ्ट साइड करना है, तो राइट साइड में जाते ही डबल बॉन्ड जहां पर आ जाएगा जिन दो कार्बन के बीच में, तो राइट साइड वाले कार्बन को ही हम लोग डबल बॉन्ड की वरीयता देंगे या डबल बॉन्ड उसी पर माना जाएगा जो पहले कार्बन आ जाए, ठीक है। अच्छा, टू इसलिए लिखा गया है कि 2 नंबर पे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमेशा एक बात याद रखना कि डबल बॉन्ड जो होते हैं, अरे सॉरी, जो गिनती होते हैं और अक्षर होते हैं उसके बीच में एक हाइफन लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका काउंटिंग उस दिशा से होगा, इस कार्बनिक यौगिकों का काउंटिंग इधर से होगा, क्योंकि इधर से काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि डबल बॉन्ड को अंक ज्यादा मिलेंगे। तो 1 2 3 4 ब्यूट इन, इसका भी नाम ब्यूटीन होगा। तो पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर के नाम में कोई फर्क नहीं होंगे, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। चलिएगा, और हम बहुत ढेर सारे एग्जांपल देख सकते हैं, C4 के लिए, C5 के लिए, C6 के लिए, C7 के लिए, बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं। लेकिन आगे आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा एल्काइन को लेकर चलते हैं। एल्काइन क्या है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं, कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य के मध्य त्रिबंध क्या होते हैं, त्रिबंध उपस्थित होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित होते हैं, और इसका सामान्य सूत्र, या हम कह सकते हैं इसमें हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने से, दोगुने या दोगुना से
दो कम होता है। ठीक है, ऐसे कार्बन के जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित होते हैं तथा इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वह कार्बन के दुगने से 2 कम होती है। और हम कह सकते हैं इसका सामान्य सूत्र जो होते हैं, इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र वह आपको मिलते हैं CmH2n-2, यानी हाइड्रोजन की जो संख्या है वह कार्बन के दुगना से 2 कम होती है। इसमें भी यह एक कार्बन के लिए नहीं बनते हैं, एक कार्बन के लिए नहीं बनाता है यौगिक, एक कार्बन के लिए यौगिक नहीं बनाते हैं, एक कार्बन के लिए यौगिक नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिबंध का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो किसके लिए बनाते हैं, तो बनाते हैं कार्बन 2 के लिए, कार्बन 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। चलिए सामान्य सूत्र आपको मिल गया CnH2n और -2, CnH2n -2 हो गया। ठीक है, चलिए 10-2 ये हो गए एल्काइन। और एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जब n के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, जब 2 रखेंगे तो C2 और यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 to 4, 4 से 2 गया 2, यानी C2 ये H2 हो जाएंगे, C2H2 हो जाएंगे। और 2 कार्बन के लिए आपको मिल गया एथा, और सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं बल्कि ये जो हाइड्रोजन की जो संख्या है वह कार्बन के दोगुना से 2 कम है, यानी एल्काइन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होंगे। क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं क्या चीज है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, इसलिए हम कहेंगे यह एल्काइन है। तो एथा और लग जाएगा आइन, नाम हो जाएगा एथाइन। इसी को एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, एसिटिलीन के भी नाम से जानते हैं। ठीक ना, अच्छा इसमें और भी एग्जांपल हम लोग देख पाएंगे। C3H 3 के 6 और यहाँ पे H4 हो जाएंगे। ठीक, C3 1 2 3, और हमें लगाना है क्या चीज, एक डबल बॉन्ड लगाना है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। इसमें डबल बॉन्ड नहीं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे। तो एक ट्रिपल बॉन्ड अगर हम लगा देंगे और अगला सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन पर ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर जगह बच रहे हैं तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा देंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है उस कार्बन के ही है। तो आप सोचिएगा कि कार्बन पर जब एक ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो तो अन्य किसी बॉन्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी पूरा हो चुकी है। और यहाँ पर एक लगेगा H और यहाँ पर लगेंगे H3। इसी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड्स और C और H। और हम कह सकते हैं कि कार्बन की काउंटिंग चाहे तो लेफ्ट से राइट या राइट टू दी लेफ्ट हो जाएंगे या फिर लेफ्ट टू दी राइट हो जाएंगे। तो 1 2 3 कार्बन काउंटिंग इधर से इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को अंक कम मिलेंगे। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएंगे, 3 कार्बन के लिए प्रो और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, नाम हो जाएंगे प्रोपाइन। नाम क्या हो जाएंगे, प्रोपाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रोपाइन हो जाएंगे। ठीक है, नाम हो जाएंगे प्रोपाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को और हम ले लेते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ समझ लीजिएगा। और जैसे कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आयन लगाएंगे, या तो प्रोप 1 आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल C4 और H8 हो जाएंगे, H6 4 2 8 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगेंगे, तो या तो यहाँ पर लग जाए या तो यहाँ पर लग जाए। चलो हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा लेते हैं, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। एक बार काउंटिंग कर लो ये सब सही है कि नहीं है। कार्बन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने, 6 है, 3 2 5 1 6। अच्छा, इसको शॉर्ट में हम बना लेंगे CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और CH। ठीक, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएंगे, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। नाम क्या हो जाएंगे, ब्यूटाइन हो जाएंगे। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। एक अगला एक हमारे पास एग्जाम्पल आ गया
एल्किल। कौन सा ग्रुप आ गया है? एल्किल ग्रुप आ गया। एल्किल ग्रुप को हम लोग देख लेते हैं। एल्किल ग्रुप क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक यौगिक जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन के अतिरिक्त, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य अब डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होते हैं, एकल बंध उपस्थित होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होते हैं, ठीक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होते हैं तथा इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1। यह एल्केन, यह जब हम ये भी लिख सकते हैं, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है तो प्राप्त समूह एल्किल होते हैं। प्राप्त समूह क्या होते हैं? एल्किल कहलाते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका सामान्य सूत्र आपको ऐसे मिल जाएंगे कि CnH2n प्लस 2 हो जाएंगे एल्केन, और इससे जब एक हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होगा तो उस समय हम मिलेंगे CnH2n प्लस 1। इसका नाम है एल्केन। क्या नाम है? एल्केन। इसका नाम क्या है? एल्किल। इसका नाम क्या है? एल्किल, ठीक है। इसका नाम एल्किल, इसका नाम एल्केन। चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिलेगा CH4, इसमें से एक H चला गया तो हो जाएगा CH3। और हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे CH4 को हम लिख सकते हैं H और H। एक हाइड्रोजन यही निकल रहा है, बचेगा H और सिंगल बॉन्ड, ठीक। एक सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम लिख सकते हैं CH4 सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, ठीक, और बच गए CH3 सिंगल। इसको बोलेंगे मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इसको बोल देंगे मेथिल, नाम हो जाएगा मेथिल। CH3 क्या मिल जाएंगे? मेथिल मिल जाएंगे। इसी तरह C2H6 से एक हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होगा तो आपको मिलेगा C2H5। चाहे हाइफन इधर लगा लो, चाहे हाइफन इधर लगा लो, क्योंकि C 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए बना लेंगे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक।
और इसमें से अगर हाइड्रोजन एटम एक निकल जाएगा तो बनेंगे सी, एक हाइड्रोजन एटम निकाल दीजिए यहाँ से, एक हाइड्रोजन जब एटम निकल जाएगा तो उस समय क्या होगा, थोड़ा सुनिएगा। एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकलेंगे तो पूरा के पूरे उसी तरह रहेंगे लोग, H अपने स्थान पे होंगे और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक ये भी हाइड्रोजन अभी टूटा तो नहीं है, हम लिखेंगे CH3। इसका नाम है एथेन। क्या नाम है? एथेन नाम है इसका, एथेन। और इसका नाम हो जाएगा एथेन और इसका नाम हो जाएंगे C2H5, C2H5, या लिख सकते हैं हम CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा एथिल, नाम हो जाएगा एथिल। यहाँ पर एथेन, यहाँ पर एथिल, एक जगह पर एथेन, एक जगह पर एथिल। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे CnH2n +1, एल्किल ग्रुप का यही सूत्र है, जब C के स्थान पर हम 1 के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, CH3 मेथिल हो जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। और चाहे इस तरीके से बना लो और चाहे तो मेथिल को इधर से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेथिल इस तरीके से बन सकते हैं। फिर इसके बाद 2 रखेंगे C2, यहाँ 2 टू जाओ 4 1 5 C2H5 हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड करके इसका नाम हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएंगे? एथिल। इसको C2H5 या फिर CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, या तो आप लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये टोटल के टोटल एथिल ही है। क्या है? एथिल ही है, ठीक। अच्छा, प्रोपिल की बात अगर होगी तो मिलेगा C3 और H हो जाएंगे 7, C3H7 सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने हो जाएंगे? 3, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, और लास्ट में CH3 CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड। या तो आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा क्या चीज? 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए इल, लेकिन सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन संख्या इसमें कम है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। तो बहुत ढेर सारे भी और एग्जाम्पल हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। और हम ये कर सकते हैं कि इसके प्रथम सदस्य मेथिल हैं, एथिल हैं, प्रोपिल हैं, ब्यूटिल हैं, इस तरीके से बहुत से ढेर सारे जिसके एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग एक नए टॉपिक पर लेते हैं, सजाती श्रेणी क्या होता है? सजाती श्रेणी क्या होते हैं, ठीक ना। सजाती श्रेणी का मतलब होते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी क्रियात्मक समूह के कोई अगर 2 क्रमागत सदस्य हैं, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी क्रियात्मक समूह के 2 क्रमागत सदस्य जो होते हैं उसमें CH2 या अणुभार 14 का अंतर होता है, वह कहलाते हैं क्या चीज है? सजाती श्रेणी या समजाती श्रेणी। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जब एक ही समूह के सदस्यों को जब एक ही समूह के सदस्यों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, जिसमें किसी 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 या अणुभार 14 का अंतर होता है, तो यह सजाती श्रेणी या समजाती श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में और हम बात करेंगे एल्कोहल की, किसकी बात करेंगे? एल्कोहल की, ठीक है। एल्कोहल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एल्कोहल ग्रुप, ठीक। मान लेते हैं एल्किल एल्कोहल ले लें, कौन ले लें? एल्किल एल्कोहल, ठीक। एल्किल एल्कोहल ले लिया जाए, एल्किल एल्कोहल, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में। एल्किल का मतलब होते हैं R और O का एल्कोहल ग्रुप का मतलब होते हैं OH। अब एक काम करो, इसके प्रथम सदस्य एल्किल का मतलब होते हैं सूत्र CnH2n +1 × OH,
अभी हमने जस्ट पढ़ाया है एल्किल ग्रुप CnH2n प्लस 1 इंटू OH। तो n के स्थान पर जब 1 पुट करेंगे C हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 तो 2 1 जा 2 1 3 CH3OH। ये प्रथम सदस्य है, इसको हम बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। और यहाँ पर हो जाएंगे एल्कोहल। यह क्या हो जाएंगे? एल्कोहल। ठीक हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाएंगे? मेथिल एल्कोहल। अच्छा, इसके दूसरा सदस्य लेंगे मेथिल या एथिल लेंगे तो CH3 CH2OH, CH3 CH2 प्रोपिल, CH3 CH2 और OH, CH3 CH2 CH2 और CH2 और OH। इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। और भी इसके नाम है, आईपीएस नाम भी है, मेथनॉल इसको बोलते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं क्या चीज है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ठीक, इसको एथनॉल भी कहते हैं। इसका नाम है प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है? प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। ठीक, इसका नाम है ब्यूटिल। क्या नाम है? ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, इस तरीके से इसके नाम को हम लोग जान पाएंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे सजातीय श्रेणी का मतलब क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या चीज है? किसी एक ही समूह के क्रमागत 2 सदस्य, 1 2 और 3 और यहाँ पे 4 और 1 5 करा कि किसी एक ही समूह के क्रमागत 2 सदस्यों के बीच, या हम कह सकते हैं किसी क्रियात्मक समूह को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखा जाएगा तो किसी क्रियात्मक समूह के सदस्यों को अणुभार के बढ़ते क्रम में अगर रखा जाए तो उसमें किसी दो क्रमागत सदस्यों के बीच, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से स्टार्ट है, यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और यह चौथा है। ठीक, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी क्रियात्मक समूह के सदस्यों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो उसमें अणुभार 14 का अंतर या CH2 का अंतर होता है। यह कैसे? एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3, यहाँ पे OH है, नीचे भी CH3 है, यहाँ भी OH है। तो कितना का डिफरेंट हुआ है? CH2 का अंतर हुआ। कितना का अंतर हुआ? CH2 का अंतर हो गया। ठीक है, CH2 का अंतर हो गया। ठीक है, CH3 है, OH है, नीचे CH3 OH है। कितना का डिफरेंट हुआ? CH2 का अंतर हुआ। ऊपर CH3 CH2, नीचे CH3 CH2 और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, CH2 का अंतर हुआ। फिर उसी तरह नीचे CH3 CH2 OH, CH2 का अंतर हुआ। तो CH2 का अंतर हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन का भार कितना? 12 और 2 गुणे 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, मिल जाएगा वो कितना? 12 और 2 कम 2, कितना हो जाएंगे? 14। और भार कितना का अंतर है? 14 का अंतर है। और भार कितना का? 14 का। चलिए कुछ इसके गुण पढ़ लेते हैं। सजातीय श्रेणियों को हम लोग की अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, जिसमें उसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 या अणुभार 14 का अंतर होता है। इसमें किन दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 या अणुभार 14 का अंतर होता है। अणुभार के बढ़ते क्रम में रखने पर इसके भौतिक गुण जो होते हैं वह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक, अच्छा, और भार में अगर वृद्धि होगा तो शिगलनांक, क्वथनांक, हिमांक, इस समूह क्या हो जाते हैं? परिवर्तन होते हैं। तो इसके भौतिक गुण में क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। एक ही समूह के सदस्यों का जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं। अच्छा, तो ये हो गए आज हम लोग के टॉपिक में, इतना सब पॉइंट हो गए। ठीक है, अभी आगे बहुत से हम लोग के शेष पॉइंट बचे हैं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में नामनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो पद्धति में होती है, एक निरर्थक पद्धति, एक IPSC पद्धति। और निरर्थक पद्धति क्या होती है? इसमें किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण छोटा होता है, परंतु उसके संरचना के बारे में
कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और एक होती है IUPAC भर्ती, इंडियन नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इसमें किसी कार्मिक यौगिकों का नामकरण तो बड़ा होता है, लेकिन उसके संरचना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अभी हम लोग DP देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो को लेकर आएंगे, और तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।